नेक्स्ट पेपर में देखो फर्स्ट क्वेश्चन गिवन है, जैसे 7 जनवरी पेपर, सेकंड पेपर ना, इवनिंग शिफ्ट पर। आइडेंटिफाई द करेक्ट लेवल ऑफ ए बी सी इन द फॉलोइंग ग्राफ फॉर द गिवन ऑप्शन। तो आपको पता है कि जो हाईएस्ट टॉप पे आता है वो आपका मोस्ट प्रोबेबल स्पीड होती है, फिर एवरेज स्पीड होती है और फिर आरएमएस स्पीड होती है। आपका लॉजिक क्या है कि जो आरएमएस स्पीड है वो हाईएस्ट होती है, फिर एवरेज स्पीड होती है और फिर मोस्ट प्रोबेबल स्पीड होती है, और जो मैक्सिमा आता है वो मोस्ट प्रोबेबल स्पीड के लिए आता है। तो यहाँ पे ए जो है वो मोस्ट प्रोबेबल स्पीड हो गई, बी जो है वो एवरेज स्पीड हो गई, सी जो है वो आरएमएस स्पीड हो गई। ठीक है, कौन सा आंसर फिट हुआ? सी आरएमएस, बी एवरेज और ए मोस्ट प्रोबेबल, मतलब थर्ड वाला आंसर हो गया। अगले केस में देखो लिखा है अमोनिया रिलीज्ड ऑन क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन 0.6 ग्राम ऑफ यूरिया विद सोडियम हाइड्रोक्साइड कैन बी न्यूट्रलाइज्ड बाय। तो पहले दोनों की रिएक्शन लिख लो। यूरिया की रिएक्शन NaOH से कराओ। The ammonia released on quantitative reaction of 0.6 gram of urea with sodium hydroxide can be neutralized by। तो पहले आपको अमाउंट ऑफ अमोनिया लिखना है। तो आपको एकदम क्लियर है कि अमोनिया जो भी बनेगा वो नाइट्रोजन से ही बनेगा। तो चाहो तो पूरी रिएक्शन लिख लो, NH2CO NH2 ऐसे लिख के NaOH से कंप्लीट रिएक्शन भी लिख सकते हो। अदरवाइज सिंपली कंजर्वेशन नाइट्रोजन का लगा लो तो भी काम बन जाएगा। आपको इसका 0.6 ग्राम दे रखा है, इसका मतलब 0.6/60 यानी कि 0.01 मोल दिया हुआ है। अब यूरिया में देखो 2 नाइट्रोजन है, तो इसका आता है इसका 0.02 मोल अमोनिया बनाएगा। जितनी भी अमोनिया बन रही है वो HCl से नीचे न्यूट्रलाइज कराया गया, तो जितने मोल अमोनिया उतने ही मोल HCl चाहिए होगा। तो 0.02 मोल HCl देखो किससे आ रहा है, तो यहाँ पे इसके मोल्स लिखेंगे तो ये 200 इंटू 0.2/1000 आ जाएगा। कितना आएगा सॉल्व होके? 0.04। अब ऐसे ही सब सॉल्व करने में देख लो, ये सीधे 0.02 आ जाएगा मेरे पास, यही आंसर हो गया। ठीक, सिंपली आपको चेक करना है किस केस में, क्योंकि 0.02 मोल अमोनिया 0.02 मोल HCl से न्यूट्रलाइज हो, तो जिसमें भी 0.02 मोल आंसर आ जाएगा वही आंसर होगा। समझ गए ना? यूरिया के अंदर 2 नाइट्रोजन है, तो 1 मोल यूरिया से 2 मोल अमोनिया बनेगी, क्योंकि अमोनिया बनाने के लिए नाइट्रोजन चाहिए, नाइट्रोजन जितनी है वो पूरी अमोनिया में कन्वर्ट हो रही है। तो यूरिया के पास 2 नाइट्रोजन है, तो 1 मोल से 2 मोल अमोनिया बनेगा, ये कंफर्म है। चाहो तो पूरी इक्वेशन बैलेंस करके लिखो या सिंपली कंजर्वेशन ऑफ एटम लगा दो। ठीक है, चलो उसके तीसरे सवाल में देखो, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ द फॉलोइंग एल्कोक्साइड्स इज। फॉलोइंग एल्कोक्साइड होता है, आपको रेजोनेंस चेक करना पड़ेगा सीधे सीधे। तो यहाँ पे पहला वाला स्ट्रक्चर, थर्ड वाला लिखे देता हूँ, बाकी फिर आप अपने आप समझ जाओगे। ये आपका NO2 है, ये ऑक्सीजन के लोन पे रेजोनेंस में गया, ये पाई बॉन्ड इधर शिफ्ट हुआ। कार्बन ज्यादा लिख दिया है। ये O माइनस है, ये पाई बॉन्ड है, ये नाइट्रोजन, ये डबल बॉन्ड, ये कोऑर्डिनेट। ठीक है, ये लोन पर इधर से रेजोनेंस में आया, ये पाई बॉन्ड इधर शिफ्ट हुआ और ये पाई बॉन्ड इधर शिफ्ट हुआ, एक्सटेंडेड रेजोनेंस हो गया। देखिए ध्यान से, इस वाले केस में देखो ये लोन पर इसके साथ रेजोनेंस में आ गए, तो ये इधर भी जा सकता है, नाइट्रोजन के साथ भी रेजोनेंस हो सकता है, तो उसके बाद भी 2 रेजोनेंस है, बट 2 अलग अलग डायरेक्शन में। और इस वाले के पास केवल एक ही रेजोनेंस है जो नाइट्रोजन के साथ होगा, तो सबसे ज्यादा रेजोनेंस इसमें हुआ थर्ड वाले में। तो सबसे स्टेबल हुआ सी, उससे कम स्टेबल बी, सबसे कम स्टेबल ए। इसका आंसर जो हो जाएगा 4 हो जाएगा। समझ गया ना? बी वाला पार्ट समझ में आया? बी वाले पार्ट में देखो ये O माइनस है, अगर चाहो तो मैं ड्रॉ कर देता हूँ, ये O माइनस है, ये NO2 है। उसका लोन पर देखो एक बार इधर रेजोनेंस में आ रहा है, अब ये NO2 के साथ रेजोनेंस नहीं कर सकता। और दूसरी पॉसिबिलिटी है,
नहीं, ये तो रेजोनेंस ही नहीं काम कर पाएगा ना, सॉरी। यहाँ पे 2 सिंगल बॉन्ड हो गए ना बीच में, तो दैट रेजोनेंस विल नॉट वर्क, तो एक ही रेजोनेंस है, तो ये आंसर बदल सकता है। और तीसरा वाला केस चेक करेंगे तो उसमें रेजोनेंस आएगा ही नहीं, 2 सिंगल बॉन्ड आ गए ना बीच में, तो तीसरे वाले में रेजोनेंस आएगा नहीं, तो भी आंसर यही रहेगा, सी भी यही रहने वाला है। पहले सी वाले केस में ज्यादा रेजोनेंस है, मोर रेजोनेंस, यहाँ पे एक्सटेंडेड रेजोनेंस है, इसमें केवल रेजोनेंस है पाई बॉन्ड के साथ, और तीसरे वाले में कोई रेजोनेंस नहीं है। ठीक है, उसका अगला केस देख लो, द इक्वेशन दैट इज इनकरेक्ट। ये आपका किस में कोल्ड्रास लॉ का क्वेश्चन हो गया। तो कोल्ड्रास लॉ में क्या होता है कि जो भी आयंस का कॉन्ट्रीब्यूशन है उसको हम लोग ब्रेक करके लिख सकते हैं। जैसे Na Br लिखा है तो दैट इज आयनिक मोबिलिटी ऑफ Na प्लस एंड Br माइनस। बस इस इक्वेशन को ब्रेक करके लिखो सबसे पहले। ये इक्वेशन हुई आयनिक कंडक्टेंस ऑफ Na प्लस Br माइनस माइनस Na प्लस I माइनस। दूसरी साइड में आ रहा है आयनिक कंडक्टेंस ऑफ K प्लस Br माइनस Na प्लस Br माइनस। ये देखो गलत हो गया सबसे पहले, देख लो ध्यान से। लेफ्ट हैंड साइड में देखो Na प्लस कट रहा है, ये कट जा रहा है, और राइट हैंड साइड में यहाँ पर Br माइनस कट जा रहा है, तो K प्लस और Na प्लस की आयनिक मोबिलिटी Br माइनस और I माइनस के बराबर नहीं आएगी। ठीक है, इनकरेक्ट हो गया। समझ आया, कोल्ड्रास लॉ अप्लाई करा, फर्स्ट आंसर आ गया। इसी तरीके से अगला वाला चेक करोगे तो उसमें K प्लस Cl माइनस है, Cl माइनस कट जाएगा, K प्लस Na प्लस आएगा, दूसरी का भी K प्लस Na प्लस आ रहा है। तीसरे वाले में चेक करोगे तो उसमें भी देखो Na प्लस कट जाएगा, Br माइनस Cl माइनस आ रहा है, राइट साइड में Br माइनस Cl माइनस आएगा। और लास्ट वाला केस देखोगे तो वाटर है, तो NaHCl से H प्लस Cl माइनस, Na से Na प्लस OH माइनस, और NaCl हटा दोगे तो H प्लस वाटर बचेगा, तो वो भी सही निकलेगा। समझ गए, कोल्ड्रास लॉ लगाना है आगे धीरे धीरे करके, सारे केस लिखते चले जाओ, आपको समझ में आ जाएगा। सिंपली अप्लाई कोल्ड्रास लॉ, कोल्ड्रास लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयंस लगाना है सिंपली। बात समझ आई, ये और लिख दूं, आ गई आ गई ना, आ गई। चलो उसका आंसर फर्स्ट हो गया। चलो उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 में आ जाओ। 5 में लिखा है फॉर द रिएक्शन H2 plus NO gives N2 plus water is obeyed rate law expression is this, the rate expression for the reverse reaction is। तो देखो इसकी अगर हम पहले इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखते हैं इसका, तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखेंगे एक्टिव मास ऑफ N2 वाटर, एक्टिव मास ऑफ N2 into वाटर स्क्वायर अपॉन एक्टिव मास ऑफ H2 स्क्वायर into NO स्क्वायर, ऐसे लिखेंगे। अब रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन अगर लिखेंगे तो आएगा Kf इंटू एक्टिव मास ऑफ NO स्क्वायर इंटू H2, ये आपको दे रखा है क्वेश्चन में। तो रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन लिखेंगे अगर हम, तो बैकवर्ड रिएक्शन के क्या लिखना पड़ेगा, Kb इंटू एक्टिव मास ऑफ N2, क्योंकि ऊपर वाला रेशियो लाना पड़ेगा आपको। रेशियो ये आना है फाइनली सॉल्व होके Kf बाई Kb का। सो Kb की वैल्यू लिखेंगे Kb इंटू, ये इसको अलग से चलो सॉल्व करके निकाल देते हैं। तो हमें Kf बाई Kb निकालना है, तो Kf बाई Kb जो होता है वो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है, राइट। और Kb की जगह, अब Kf की जगह हम लोग क्या लिखेंगे, Rf अपॉन NO स्क्वायर इंटू H2। वैल्यू पुट करो इसकी जरा, तो अगर हम वैल्यू पुट करेंगे तो आ जाएगा Rf अपॉन NO स्क्वायर इंटू H2।
और केबी की जगह हमें लिखना पड़ेगा आर एफ बाई दैट पावर, वही तो हमें निकालना है। तो अभी यहाँ से केबी निकालेंगे अलग से सॉल्व करके, एंड दिस कम्स आउट टू बी N2 इंटू वाटर स्क्वायर अपॉन H2 स्क्वायर इंटू NO स्क्वायर। तो देखो NO स्क्वायर तो घट गया, एक H2 घट गया। ठीक है, और इंटू यहाँ पे के भी आ जाएगा, और इक्विलिब्रियम पे आर एफ और आर बी सेम होता है, तो बैकवर्ड रिएक्शन का रेट लिखेंगे तो के बी इंटू N2 इंटू H2O स्क्वायर अपॉन H2 आ जाएगा। उसका मतलब फोर्थ वाला आंसर नोट कर देंगे। ठीक है, इज इट ओके? क्वेश्चन नंबर 6 में लिखा है क्रोमेटोग्राफी कॉलम पैक्ड विद द सिलिका जेल एज एन स्टेशनरी फेज वाज used to separate a mixture of compound containing benzamide, aniline and acetophenone। तीन सब्सटेंस है अपने पास, benzamide, aniline and acetophenone। When a column is eluted with a mixture of solvent hexane is to ethyl acetate 20:80, the sequence of the obtained compound। तो देखो जो सब्सटेंस ज्यादा एडसॉर्ब कर जाएगा, जो सब्सटेंस जल्दी एडसॉर्ब होगा वो कॉलम में कम दूरी तक मूव करेगा। ये चीज समझ आई पहले आपको? जो सब्सटेंस जितना ज्यादा एडसॉर्प्शन पे नॉर्मल पे चलता है क्रोमेटोग्राफी, तो क्रोमेटोग्राफिक कॉलम में कोई भी चीज जितनी जल्दी एडसॉर्ब कर जाएगी उसका मूवमेंट उतना कम होगा, वो कॉलम में उतना ऊपर मिलेगा। ठीक है, मतलब इतनी बात समझ आ रही पहले? तो हमारे पास तीन सब्सटेंस हैं, बेंजामाइड, एनिलीन और एसिटोफिनोन। तो उसमें जो सबसे ज्यादा एडसॉर्प्शन प्रॉपर्टी होगी किसके पास होगी? एसिटोफिनोन की। उसके बाद नेक्स्ट नंबर पर प्रॉपर्टी होगी बेंजानाइड की, और लास्ट में एनिलीन की। ठीक है, तो जो ऑर्डर बनेगा वो क्या बनेगा? एसिटोफिनोन, बेंजानाइड एंड एनिलीन। तो कॉन्सेप्ट होता है जो लिखना है यहाँ पे, तो कॉन्सेप्ट लिखे देता हूँ मैं आपका। तो एडसॉर्प्शन है, एडसॉर्प्शन मोर implies lesser movement। तो जिसका एडसॉर्प्शन ज्यादा होगा उसका मूवमेंट कम होगा, उसका मैक्सिमम पोर्शन ऊपर वाले लेवल पे मिलेगा। उसका ऑर्डर बनेगा सी सबसे पहले, फिर ए, फिर बी। तो एसिटोफिनोन, बेंजानाइड एंड एनिलीन, ये ऑर्डर बनेगा। ठीक, चलो इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 देखें। 7 लिखा है टू ओपन बीकर्स आर कंटेनिंग अ सर सॉल्ट। सरफेस एरिया से चेक करते हैं। हमें सर सरफेस एरिया से ऑप्शन प्रॉपर्टी देखें ना, सरफेस एरिया तो चेक सॉल्वेंट करते हैं। तो सिलिका जेल कॉमन है सब में। जिस सब्सटेंस की एडसॉर्प्शन प्रॉपर्टी ज्यादा होगी वो पहले एडसॉर्ब होगा, ये चेक करना। So acetophenone adsorption will be maximum, then it is benzaldehyde, then it is aniline। कुछ ऑर्डर से हमने सोचा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 लिखा है टू ओपन बीकर्स आर कंटेनिंग अ सॉल्वेंट एंड अदर कंटेनिंग अ मिक्सचर ऑफ दैट सॉल्वेंट with a non-volatile solute are together sealed in a container over time। देखो हमारे साथ क्या हो रहा है कि दो बीकर हैं, एक पे तो सॉल्वेंट है और दूसरे में सॉल्यूशन है। जो सॉल्वेंट के ऊपर वेपर प्रेशर होगा वो पी नॉट होगा, जो सॉल्यूशन के ऊपर वेपर प्रेशर होगा वो पीएस होगा। एंड सर्टेनली यू नो दैट पी नॉट विल बी ग्रेटर देन पीएस, क्योंकि रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर आता है। अब उसने बोला हुआ है कि दोनों नॉन वोलेटाइल अदर कंटेनिंग द मिक्सचर ऑफ द सॉल्वेंट एंड नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट आर टुगेदर सील्ड इन अ कंटेनर। तो आप जैसे इनको एक कंटेनर में सील करेंगे तो आपको पता है इसके ऊपर प्रेशर सेम चाहिए, फिक्स वैल्यू चाहिए। अगर आपने इस पूरी चीज को उठा के एक कंटेनर में सील कर दिया लेट से, तो आपको पता है कि वेपर प्रेशर एक जो ऊपर कंटेनर के ऊपर प्रेशर आएगा वो कोई फिक्स वैल्यू होगी। जैसे मान लो हमने इसको उठा के कंटेनर में से बंद कर दिया, तो अब क्या होगा कि जो सोल्यूशन चैम्बर है उसके ऊपर तो वेपर प्रेशर ज्यादा होगा क्योंकि पी नॉट की वैल्यू ज्यादा है।
और जो सॉल्वेंट चैम्बर है उसके ऊपर वेपर प्रेशर रिलेटिवली कम होना शुरू होगा। तो यहाँ का जो पी नॉट है वो इधर जाके क्या करेगा, वेपर प्रेशर बढ़ा रहा है। तो पी नॉट और पी एस के बीच में इक्विलिब्रियम वैल्यू बननी शुरू हो जाएगी। तो क्या होगा कि जो सॉल्वेंट है वो कंडेंस होना शुरू हो जाएगा। यस सर। इतनी बात समझ में आ रही पहले, या पहले आप एक बार क्वेश्चन पढ़ लो तब मैं आपको फिर से समझाऊंगा। तो आप देखो पी नॉट की वैल्यू अगर पी एस से ज्यादा है तो क्या होगा, फाइनली जो वैल्यू बनेगी वो इनके बीच का इक्विलिब्रियम बनेगा। तो जो वेपर प्रेशर है वो तो ऊपर एक फिक्स वैल्यू बनेगी। तो पीएस की इधर वाले कॉलम पे जो सॉल्यूशन वाला कॉलम है उसमें वेपर प्रेशर ज्यादा आ रहा है, वहां कंडेंसेशन स्टार्ट होगा। कंडेंसेशन स्टार्ट होगा तो क्या होगा, जो लिक्विड फॉर्म है वो सॉल्यूशन में कन्वर्ट होनी शुरू हो जाएगी। तो सॉल्यूशन का वॉल्यूम क्या होगा, बढ़ना शुरू होगा, सॉल्वेंट का वॉल्यूम डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा। उसका रिजल्ट आएगा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इंक्रीजेस और वॉल्यूम। ये पॉइंट क्लियर हुआ आपको? तो जो सॉल्वेंट है उसका वेपर प्रेशर ज्यादा है, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कम है, तो सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर जो है वो सॉल्यूशन के ऊपर ज्यादा वेपर प्रेशर कैरी कर रहा है। तो वेपर प्रेशर ज्यादा होगा तो क्या होगा, कंडेंसेशन स्टार्ट हो जाएगा। तो सॉल्यूशन वाले पार्ट में जो ऊपर वेपर है वो कंडेंस करने लगेगी, तो सॉल्यूशन का वॉल्यूम बढ़ना शुरू होगा और सॉल्वेंट का वॉल्यूम कम होना शुरू हो जाएगा। यस सर। ठीक है, उसका आंसर हो गया आपके लिए फर्स्ट वन। इसका लिखा था बॉन्ड ऑर्डर एंड द मैग्नेटिक कैरेक्टर ऑफ सी एन माइनस। तो अगर सी एन माइनस लिखेंगे तो उसके पास 14 इलेक्ट्रॉन है। ये उसका कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे तो सिग्मा 1s2, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 1s2, सिग्मा 2s2, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 2s2, सिग्मा 2p सॉरी 5 2px2 ज्यादा से कम इलेक्ट्रॉन है। सो 5 2px2, 5 2py2 और सिग्मा 2pz2, ये इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे पूरे। उसका बॉन्ड ऑर्डर अगर लिखेंगे तो 3 आ जाएगा। उसका अगर बॉन्ड ऑर्डर निकालोगे आप तो आ जाएगा टोटल 10 - 4/2 यानी कि 3। और सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है इसलिए डायमैग्नेटिक। बॉन्ड ऑर्डर 3 डायमैग्नेटिक आंसर होगा। ठीक, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 लिखा है assume the statement 1 to d is among the statement 1 to d the incorrect one। पहले लिखा है octahedral cobalt 3 complexes are with strong field ligand have very high magnetic moment। अगर कोबाल्ट 3+ लिखेंगे तो उसका कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगा 3d6 और अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड हो गए तो पेयरिंग हो जाएगी। और पेयरिंग हो जाएगी तो उसका मैग्नेटिक मोमेंट बहुत कम आएगा क्योंकि ज्यादातर इलेक्ट्रॉन पेयर हो चुके होंगे। तो फर्स्ट स्टेटमेंट रॉन्ग हो गया। दूसरे केस में लिखा है व्हेन डेल्टा O is less than p the d electron configuration of cobalt 3+ in an octahedral complex is। अगर डेल्टा O लेस देन p है तो उसका मतलब इलेक्ट्रॉन पेयर होने से पहले हायर एनर्जी लेवल में चला जाएगा। तो फिलिंग कैसे होगी, इलेक्ट्रॉन पेयर करने से पहले ऊपर जाएगा तो 6 इलेक्ट्रॉन है तो 1 2 3 4 5 6 ऐसे आएगा। तो कॉन्फ़िगरेशन आएगा T2G4 Eg2, ये सही है। तो लिखा वेवलेंथ ऑफ द लाइट एब्जॉर्ब्ड बाय COEN होल प्राइस इज लोअर देन दैट ऑफ COF63 माइनस। तो EN माइनस जो है वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है और F माइनस जो है वो वीक फील्ड लिगेंड है। तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की स्प्लिटिंग ज्यादा होगी तो वहाँ पे जो लाइट एब्जॉर्ब होगी ऑटोमेटिकली ज्यादा हो जाएगी। तो लाइट एब्जॉर्ब की एनर्जी ज्यादा होगी तो वेवलेंथ अपने आप कम हो जाएगी। तो वेवलेंथ ऑफ लाइट एब्जॉर्ब बाय दिस इज लोअर देन दैट ऑफ दिस। तो ठीक है, क्योंकि यहाँ पे इसका डेल्टा ओ मोर आ जाएगा, डेल्टा मोर आएगा तो उसकी वेवलेंथ अपने आप वैसा जाएगी। ये भी करेक्ट हो गया। लास्ट में लिखा है डेल्टा ओ फॉर द ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स इज 18,000 सेंटीमीटर इनवर्स। द डेल्टा टी फॉर द टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स विद द सेम लिगेंड विल बी। तो डेल्टा टी की वैल्यू कितनी होती है, 4/9 टाइम्स ऑफ डेल्टा ओ। दिस इज 4/9 into 18,000, 8,000 सेंटीमीटर इनवर्स आएगा। तो ये भी इनवर्स गलत हो गया, उसमें ए और डी रॉन्ग हो जाएगा, उसका आंसर 2 हो जाएगा। ठीक है, सर एक बार सी ऑप्शन दोबारा बता सी ऑप्शन दीजिए। में वो
जो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है उसकी वजह से स्प्लिटिंग ज़्यादा होगी। स्प्लिटिंग देखते हैं ना बेसिकली, ये स्प्लिटिंग जितना स्ट्रॉन्ग होगा उतनी ज़्यादा स्प्लिटिंग होगी, इसी को तो बोलते हैं डेल्टा ओ। जितनी ज़्यादा स्प्लिटिंग होगी एनर्जी उतनी ज़्यादा रिक्वायर्ड होगी, और एनर्जी ज़्यादा रिक्वायर्ड होगी तो वेवलेंथ कम हो जाएगी। ठीक। Yes, sir. उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10, इन द फॉलोइंग रिएक्शन सीक्वेंस आपको मेजर प्रोडक्ट बी लिखना है। तो देखो सबसे पहले AC2O की रिएक्शन हुई, तो नाइट्रोजन के लोन पेयर से अटैक होगा। AC2O CH3 C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O CH3, ये अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन से यहाँ अटैक करेगा पहले, NHCO CH3 बन जाएगा, इसका प्रोडक्ट लिखेंगे तो आएगा NHCO CH3। उसके बाद Br2 का अटैक होगा तो ऑर्थो कलर डायरेक्टिंग ग्रुप है, तो ऑर्थो पोजीशन पे Br लिखते हैं। ऑर्थो को Br वाला ऑप्शन देख लो कौन सा वाला है, थर्ड वाला आंसर है। इसको फर्दर डोमिनेशन कराएंगे अगर हम लोग, पैरा पोजीशन तो ब्लॉक्ड है, ऑर्थो पोजीशन पे लग जाएगा। ये आंसर है। ठीक है, क्लियर। पहले हमने Yes, sir. आ गया. CH3 बना, एसिटाइलेशन के बाद जो ग्रुप बना CHCO CH3 ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप होगा, तो Br या तो ऑर्थो पे लगेगा या पैरा पे लगेगा, पैरा पोजीशन ब्लॉक्ड है तो ऑर्थो पोजीशन पे प्रोडक्ट लिखते हैं। ठीक। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, मैंने लिखा है द फॉलोइंग रिएक्शन सीक्वेंस द स्ट्रक्चर ऑफ A एंड B रिस्पेक्टिवली। तो सबसे पहले देखो हमने HBr ऐड किया है, तो ईथर वाला रिंग खुलेगा। तो सबसे पहले जो रिएक्टेंट दे रखा है उसमें अगर हमने HBr से अटैक कराया हुआ है तो एक तरफ तो बेंजीन नहीं लगी, तो उधर वाली साइड से तो बॉन्ड ब्रेक ही नहीं हो सकता, तो उसकी रिएक्शन अगर HBr से कराएंगे इधर वाली साइड में तो OH आ जाएगा, ये CH2Br आएगा, इधर वाली साइड पे कार्बन कितने हैं 1 2 3, तो 1 2 3 तीन कार्बन के बाद Br लग जाएगा। तो तीन कार्बन के बाद यहाँ पे Br लग जाएगा 1 2 3। ठीक है, ये प्रोडक्ट बना। इसके बाद इसका सोडियम ईथर से रिएक्शन कराएंगे तो वुड्स रिएक्शन हो जाएगी, तो ये वाला Br और ये वाला Br एलिमिनेट हो जाएगा, अब फिर एल्केन मिल जाएगी। इधर तो आपका OH आएगा, इधर से CH2Br गायब हो जाएगा, ये कार्बन हो गए 1 2 3 4 5 6, 6 कार्बन की रिंग बन जाएगी। ये आंसर हो जाएगा। तो दिस इज ऑप्शन सी थर्ड। समझ गए ना ये रिएक्शन, ये आपकी वुड्स रिएक्शन है। क्लियर। Yes, sir. इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 देखो, 12 में लिखा है इन द फॉलोइंग रिएक्शन प्रोडक्ट ए एंड बी रिस्पेक्टिवली आर। देखो NaOH की रिएक्शन अगर Cl2 कराएंगे तो NaOH की रिएक्शन Cl2 से हॉट कॉन्सेंट्रेशन कंडीशन क्या बनता है NaCl एंड NaClO3। इस रिएक्शन के प्रोडक्ट लिखेंगे तो आएगा NaCl प्लस NaClO3, और ब्लीचिंग पाउडर के क्लोरीन के साथ रिएक्शन करा देंगे तो विल फॉर्म CaOCl2। इसका आंसर मार्क कर लीजिए। ठीक है,
तो हॉट कॉन्सेंट्रेटेड से NaCl NaClO3, कोल्ड डाइल्यूट से NaClO बनता है, हॉट कॉन्सेंट्रेटेड है तो NaClO3 बनेगा, तो इसका आंसर अपना 2 हो जाएगा। लेकिन इसमें लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। Gluconic acid is partial oxidation product of glucose. Gluconic acid is obtained by oxidation of glucose by HNO3. Gluconic acid is dicarboxylic acid, and gluconic acid can form cyclic heavy acetyl structure. तो देखो ग्लूकोज का रिएक्शन अगर हम ये अपना ग्लूकोज है, इसका हम ऑक्सीडेशन करा रहे हैं। तो ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन अगर हम ब्रोमीन वाटर से कराते हैं तो आपका ग्लूकोनिक एसिड बन जाएगा। तो केवल एल्डिहाइडिक ग्रुप ऑक्सीडाइज हो जाएगा, बाकी अपना ग्लूकोज एसिड अपने स्ट्रक्चर को रिटेन रखेगा। अगर यही ऑक्सीडेशन HNO3 से करा देंगे तो उसी में सैक्रिक एसिड बन जाएगा, तो जो नीचे वाला प्राइमरी अल्कोहल है वो भी ऑक्सीडाइज हो जाएगा। समझ आया? तो इसका आंसर फर्स्ट पार्ट हो जाएगा, ग्लूकोनिक एसिड इज पार्शियल ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट ऑफ ग्लूकोज। कंप्लीट ऑक्सीडेशन से सैक्रिक एसिड हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ एसीटल और हेमी एसीटल नहीं बन सकता क्योंकि एल्डिहाइडिक ग्रुप खत्म हो गया, डाइकार्बोक्सिलिक एसिड ये है नहीं, और अगर HNO3 से ऑक्सीडेशन करेंगे तो सैक्रिक एसिड बनेगा। आपसे करेक्ट स्टेटमेंट पूछा तो फर्स्ट आंसर हो गया इसका। ओके, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 लिखा है कंसीडर फॉलोइंग रिएक्शन। इसके एनाइड्रस AlCl3 से रिएक्शन करा रहे हैं और प्रोडक्ट लिखा हुआ है। तो आपको पता है एनाइड्रस AlCl3 से जो रिएक्शन होती है वो फ्रीडेल-क्राफ्ट एल्काइलेशन होता है। तो पहली वाली रिएक्शन देखो, एक अराइल हैलाइड है। तो देखो इस क्वेश्चन में आपको समझ में आना चाहिए कि एनाइड्रस AlCl3 के साथ फ्रीडेल-क्राफ्ट एल्काइलेशन एल्काइल हैलाइड की प्रॉपर्टी होती है। तो यहाँ पे देखो ये विनाइल हैलाइड है, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर होगा यहाँ पे। इस जगह पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर है तो उसकी रिएक्शन नहीं हो पाएगी, ये पॉसिबल, ये रिएक्शन पॉसिबल है। डार्क पर रिएक्शन हो रही तो क्लोरीन सब जगह सब्स्टिट्यूट हो जाएगा बेंजीन पे। इसके बाद देखो ये विनाइल हैलाइड है, यहाँ पे भी पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर होगा, तो ये रिएक्शन भी वर्कआउट नहीं कर रही और ये रिएक्शन वर्कआउट कर जाएगी क्योंकि इसमें इलेक्ट्रोफाइल बनेगा CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस, ये स्टेबल इलेक्ट्रोफाइल है, ये बेंजीन पे इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन परफॉर्म करेगा और ये प्रोडक्ट आ जाएगा। ठीक है, बाकी दोनों केसेस में अगर आप बनाओगे भी, मान लो जबरदस्ती बना भी दे हम, सपोज करो यस सर। ये कार्बोकेटाइन अनस्टेबल है, इसकी आगे रिएक्शन नहीं होगी, और यहाँ भी अगर ऐसे लिख लो CH2 डबल बॉन्ड CH प्लस, ये भी अनस्टेबल है, तो इसलिए दोनों रिएक्शन वर्कआउट नहीं कर पाएंगे। तो जो रिएक्शन परफॉर्म होगी वो केवल B एंड D परफॉर्म होगी, उसका आंसर हो जाएगा B एंड D। ए और सी तो तुरंत रिजेक्ट कर देना। ठीक, उसके बाद अगले क्वेश्चन में आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में लिखा है विद इन ईच पेयर ऑफ एलिमेंट्स FCl SN Se LiNa respectively the element that releases more energy upon the electron gain। तो देखो आपको अगर हम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का ऑर्डर लिखें तो क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी फ्लोरीन से ज़्यादा होती है, सल्फर की वैल्यू सेलेनियम से ज़्यादा, जो द फॉलोइंग एलिमेंट क्लोरीन क्लोरीन सल्फर एंड सेलेनियम, तो सल्फर की वैल्यू सेलेनियम से ज़्यादा, एंड लिथियम एंड सोडियम रिस्पेक्टिवली, तो लिथियम और सोडियम में सोडियम ज़्यादा आ जाएगा। पहले आप इलेक्ट्रॉन एफिनिटी मार्क कर लो एक बार, फिर उसने पूछा है कि किस केस में ज़्यादा एनर्जी रिलीज होगी, वो आपको मार्क कर देना। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होता है, एनर्जी रिलीज ही होता है। एक मिनट, इसमें सोडियम वाला केस गलत लिख दिया, एक्चुअली में डाउन द ग्रुप तो उल्टा होगा ना,
एक्सेप्शन केवल पी ब्लॉक वाली साइड में होता है, क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी फ्लोरीन से ज्यादा, सल्फर सेलेनियम से ज्यादा, बट लेफ्ट साइड में जो अल्कली मेटल वाली साइड होती है वहां पे लिथियम की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सोडियम से ज्यादा होगी। तो इसका आंसर जो है फोर्थ हो जाएगा। क्लोरीन तो हाईएस्ट होती है तो उसमें तो कोई डाउट ही नहीं, तो ऑप्शन 1 2 तो तुरंत रिजेक्ट मार देना है। सल्फर और सेलेनियम में सल्फर ज्यादा होगा, ठीक है ना। अगर कंफ्यूजन हो तो डेटा देख लेना एक बार एनसीईआरटी बुक से। डन। चलो उसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 इट्स गिवन द redox reaction among the following is the reaction of H2SO4 with NaOH, combination of dinitrogen with dioxygen, at 2000 Kelvin. उसके बाद reaction with COH2O6 Al Cl3 with AgNO3, formation of ozone from atmospheric oxygen in presence of sunlight। तो सारी रिएक्शन लिख लो देखो, तो इसमें बस केवल देखना ऑक्सीडेशन नंबर चेंज कहाँ हो रहा है। तो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन की रिएक्शन कराओगे तो इससे NO बनेगा। यहाँ नाइट्रोजन का ऑक्सीजन स्टेट 0 और यहाँ +2 है, ये आपका ऑक्सीडेशन है, ये एक रेडॉक्स रिएक्शन होगी। बाकी NaOH की एसिड बेस रिएक्शन होगी, Na2SO4 वाटर बनेगा। तीसरी वाली रिएक्शन में क्लोराइड आयन AgCl से रिएक्ट करके AgCl प्रेसिपिटेट कर जाएगा, और लास्ट वाली रिएक्शन में ओजोन और ऑक्सीजन दोनों में ऑक्सीजन स्टेट 0 होता है, तो रेडॉक्स रिएक्शन सेकंड वाली होगी, ठीक। उसके 17 में देखो द नंबर ऑफ पॉसिबल ऑप्टिकल आइसोमर्स फॉर द कॉम्प्लेक्स Ma2B2 विद sp3 एंड dsp2 हाइब्रिडाइज्ड मेटल रिस्पेक्टिवली इज। तो आपको पता है कि ऑप्टिकल आइसोमरिज्म कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में आती ही नहीं है। ए एंड बी आर यूनिडेंटेड लिगेंड और यूनिडेंटेड मोनोआयनिक लिगेंड, तो दोनों केस में 0 आंसर आ जाएगा। ऑप्टिकल आइसोमरिज्म नॉट पॉसिबल फॉर कोऑर्डिनेशन नंबर 4। टेट्राहाइड्रल में आ सकता था अगर चारों लिगेंड डिफरेंट होते, बट वो भी नहीं दिया है, तो उसका आंसर खत्म, स्कोर हो गया। अगले केस में देखा है रिफाइनिंग मेथड यूज फॉर द मेटल एंड द इम्प्योरिटीज हैव लो एंड हाई मेल्टिंग टेम्परेचर्स respectively. The refining method used for when the metal and impurities have low and high melting temperature respectively. तो यहाँ मेटल का मेल्टिंग पॉइंट कम दिया हुआ है, तो लो मेल्टिंग पॉइंट के लिए कौन सी कंडीशन लगाते हैं? लिक्वेशन। बॉइलिंग पॉइंट लो होता है तो डिस्टिलेशन, और मेल्टिंग पॉइंट लो होता है तो लिक्वेशन, टिन के केस में, ठीक है। चलो इसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 देख लो। 19 में लिखा अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट ए टू डी द करेक्ट वंस आर। पहले लिखा डिकम्पोजिशन ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड गिव्स डाइऑक्सीजन, Yes, sir. तो ये H2O2 ब्रेक होके ऑक्सीजन बनाएगा। लाइक हाइड्रोजन पेरोक्साइड कंपाउंड सच एज KClO3, lead nitrate, NaNO3 when heated liberates dioxygen, ये भी सही है। 2-ethyl anthraquinone is useful for the industrial preparation of hydrogen peroxide, ये भी ठीक है। हाइड्रोजन पेरोक्साइड is used for the manufacturing of sodium परबोरेट। हाइड्रोजन पेरोक्साइड is used for the manufacturing of sodium परबोरेट। परबोरेट में तो नहीं, तो उसमें देखो सारे स्टेटमेंट सही हो गए आपके लिए एक तरीके से, इसका आंसर 4 बन जाएगा। उसमें एक इंपॉर्टेंट केस था NaNO3 की हीटिंग देख लो, बस इससे NaNO2 और ऑक्सीजन बनता है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 देखो। 20th क्वेश्चन लिखा है फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन। अपने पास एक CH3 CH2 CH2 भी आ रहा है, Z माइनस से रिएक्शन करा रहे हैं, एक स्टेप में सब्स्टिट्यूशन है, एक स्टेप में एलिमिनेशन दिया हुआ है। तो Z की वैल्यू अलग अलग केस दे रखी है, तो जितना बल्कियर बेस्ड लोगे वो उतना एलिमिनेशन प्रेफर करेगा, और जितना कम बल्कियर बेस्ड लोगे उतना सब्स्टिट्यूशन प्रेफर करेगा। तो उसने बोला है Ks एंड Kv आर रिस्पेक्टिवली द रेट कांस्टेंट फॉर द सब्स्टिट्यूशन एलिमिनेशन। तो ए और बी के लिए लिखना है,
तो ए के केस में लेस बल्कियर है, तो उसका मतलब मोर सब्स्टिट्यूशन लेस एलिमिनेशन। तो उसके लिए जो के एस बाई के ई आएगा Ks and Ke are respectively the rate constant of substitution and elimination, and we use Ks by Ke. The correct option is, तो देखो जो A वाला केस है Ks by Ke की वैल्यू सब्स्टिट्यूशन ज्यादा आ रहा है पहले वाले केस में, तो मतलब A के लिए म्यू ए की वैल्यू ज्यादा हो जाएगी। ये वैल्यू आपको म्यू दे रखी है, तो म्यू ए की वैल्यू म्यू बी से ज्यादा आएगी, क्योंकि Ks by Ke अगर लिखेंगे तो सब्स्टिट्यूशन पहले वाले में ज्यादा होगा और एलिमिनेशन कम होगा, तो रेशियो 1 से ऊपर वाली वैल्यू हो गई। और दूसरे वाले केस में एलिमिनेशन ज्यादा होगा और सब्स्टिट्यूशन कम होगा, तो डिनोमिनेटर बढ़ाया न्यूमरेटर कम किया तो छोटी वैल्यू आएगी, तो म्यू ग्रेटर देन म्यू भी हो जाएगा। और फिर अगर एलिमिनेशन कंपेयर करेंगे तो बी का एलिमिनेशन ए से ज्यादा होगा, तो जो के ई की वैल्यू होगी वो बी की ए से ज्यादा होगी। तो ऑप्शन देखो कौन सा वाला फिट हो रहा है, म्यू ग्रेटर देन म्यू भी चाहिए और बी वैल्यू ग्रेटर देन ए चाहिए, तो थर्ड आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? तो आपसे क्वेश्चन पूछा है एस्पार्टेम का डिग्री ऑफ नंबर ऑफ sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन इन एस्पार्टेम। तो आपका एस्पार्टेम का स्ट्रक्चर हो गया, बस कार्बन के हाइब्रिडाइजेशन चेक कर लो। ये sp2 है, ये sp3 है, फिर ये भी sp3 है, ये sp2 है, इसके बाद ये वाला कार्बन sp2 है, ये sp3 है, ये भी sp3 और बाकी बेंजीन वाले 6 के 6 कार्बन sp2 है, तो टोटल 9 कार्बन sp2 है। समझ आ गया? मार्क कर दो, बेंजीन वाले 6 हो गए, वाले sp2 हाईलाइट कर दे रहा हूँ, बेंजीन वाले 6 हो गए और जो सी डबल बॉन्ड वाले हैं वो सब sp2 है, 9 कार्बन sp2। ठीक, चलो उसके अगले वाले क्वेश्चन लिखा है 3 ग्राम ऑफ एसिटिक एसिड इज एडेड अप टू 250 ml of 0.1 m HCl solution weighed up to 500 ml, 20 ml of the solution, half ml of 5 m NaOH is added up, the pH of the resulting solution। So 3 gram acetic acid is added up to 250 ml of solution of 0.1 m HCl and solution is made up to 500 ml। 20 ml of this solution, तो पहले देखो एसिटिक एसिड के मोल लिख लो, तो हो गया 3/60 और HCl के मोल लिख लो 0.1 into 250/1000, ये तो वैल्यू आ गई 0.1/4 और ये वैल्यू आ जाएगी तुम्हारी 0.1/2, दोनों के मोल आ गए। अब इतना सोल्यूशन हमारा 500 ml, ये 500 ml सोल्यूशन में मोल्स है, तो अगर आप 20 ml में निकालोगे ये चीज, तो 20 ml में हमारा एसिटिक एसिड जो हो जाएगा और जो HCl हो जाएगा उसके मोल्स लिखने हैं, तो दिस बिकम्स 0.1/2 into 20/500 और ये वैल्यू हो जाएगी 0.1/4/20/500। और इसमें आपने जो NaOH ऐड किया हुआ है वो ऐड करा हाफ ml 5m, मतलब 2.5 मिलीमोल्स। 2.5 मिलीमोल्स। अच्छा, इनके मोल्स पहले जरा अलग अलग लिख लो एक बार सॉल्व करके, बताओ कितना कितना आ रहा है। मोल्स ऑफ एसिटिक एसिड एंड HCl जरा अलग अलग बताइए एक बार सॉल्व करके। अब जैसे आप इसके मिलीमोल्स निकालोगे तो ये 2 मिलीमोल आ गया और ये 1 मिलीमोल आ गया। अब 2.5 मिलीमोल NaOH डाला है तो HCl को तो न्यूट्रलाइज कर देगा पूरी तरीके से, एसिटिक एसिड के साथ पार्शियल रिएक्शन हो जाएगी, तो एसिटिक एसिड प्लस NaOH गिव्स
CH3CONA प्लस वाटर बफर बन जाएगा। तो इसके हमारे पास 2 मिलीमोल है और इसके 1.5 मिलीमोल है, तो ये 0 हो जाएगा, ये 0.5 बचेगा और ये 1.5 बन जाएगा। अब ये बफर सोल्यूशन है तो उसके पीएच का फॉर्मूला लगा देना, पीएच इज इक्वल टू pKa प्लस लॉग ऑफ सॉल्ट बाय एसिड, यानी 1.5 बाई 0.5। लॉग 3 आ जाएगा, वो ऐड कर दीजिएगा इसमें। 4.75 है, 4.771 ऐड कर दीजिए। 4.75 है, 0.4771 और ऐड कर दीजिए। 5.2271 आंसर आ जाएगा। 5.22 भी लिख सकते थे, 5.23 लिख सकते थे, अप्रॉक्सीमेट आंसर 5.23 लिखेंगे। ठीक है।